प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड्स। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी, और थ्योरी के तमाम लेक्चर्स में मैंने आपको साथ के साथ प्रॉपर नोट्स बनवाए हैं और ये बताया है कि पेपर में किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरह से टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं, और आपने उन लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरह से पेपर में अटेम्प्ट करके मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं। और साथ के साथ हर लेक्चर में मैंने आपको प्रॉपर डेली लाइफ एग्जांपल्स देकर समझाया था कि किस तरह से आपने इस आर्टिकल को याद करना है और इस आर्टिकल को हम फिजिक्स में पढ़ क्यों रहे हैं। सारी की सारी आपको प्रॉपर डेरिवेशंस भी करवाई हैं। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, ए 1 किलोग्राम मैस हैज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 जूल। कहते हैं कि एक मैस है जो कि 1 किलोग्राम है। थोड़ा साथ रफ में लिखते भी जाते हैं, मैस कितना है 1 किलोग्राम और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, डेट इज 1 जूल। 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी है रिलेटिव टू द ग्राउंड व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ। देखें, आपको मैंने ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी वाले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ से कुछ हाइट पर रेज करते हैं तो उसके पास क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब यहां पर कहता क्या है कि अगर 1 किलोग्राम मैस हो और हम ये कह रहे हैं कि उसमें एनर्जी 1 जूल आ चुकी है, तो कहता है कि 1 किलोग्राम मैस में 1 जूल एनर्जी किस वक्त आएगी, जब वो अर्थ से कितने हाइट पर होगा। तो यहां पर फिर इट्स मीन हमको हाइट फाइंड आउट करनी है, तो h इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ओवर mg। तो यहां से h इज इक्वल टू, देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 1 जूल, तो यहां पर mg, m कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाय g कितना है 9.8। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने से आपको आंसर मिलता है 0.102 और हाइट है ओबवियसली इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो यहां पर देखिए इनमें से कौन से ऑप्शन में 0.102 मीटर है, तो ए वाला ऑप्शन कुछ इस तरह से नजर आ रहा है कि उसमें 0.102 मीटर लिखा हुआ है, तो इसको आप एनसर्कल कर दीजिए। इट्स मीन यहां पर ए वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4.2 यानी एमसीक्यू नंबर 4.2। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, एन आयरन स्फीयर हुज मैस इज 30 किलोग्राम। कहते हैं कि एक आयरन स्फीयर है, एक लोहे की बाल है। यहां पर जरा थोड़ा सा कंसिडर भी करते हैं, क्या है, लोहे की बाल है और लोहे की बाल का मैस कितना है, डेट इज 30 किलोग्राम। देन हैज द सेम डायमीटर एज एन एल्यूमिनियम बाल। कहते हैं कि जो आयरन स्फीयर है इतने ही डायमीटर का एक और स्फीयर है एल्यूमिनियम का, तो यहां पर उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का स्फीयर है, सेम डायमीटर का, जितना ये होगा इतना ही ये वाला भी होगा। हुज मैस इज 10.5 किलोग्राम। इसका मैस कितना है 10.5 किलोग्राम। कहते ये है कि द स्फीयर्स आर सिमल्टेनियसली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए क्लिफ। कहते हैं कि चट्टान से उनको इकट्ठा गिराया गया है, तो उस केस में क्या होगा, व्हेन दे आर 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कहते हैं कि जो उनकी हाइट है ग्राउंड से डेट इज 10 मीटर। ओबवियसली जब एक चट्टान से गिराया गया है तो वो कितनी ऊंचाई पर है, 10 मीटर की ऊंचाई पर है। दे हैव आइडेंटिकल, इनमें से कौन सी क्वांटिटी आइडेंटिकल होगी। यहां पर एक्चुअली देखें तो दोनों का जो डायमीटर है वो सेम है, बट मैस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी वाले लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 में आपको बताया था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मैस पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि यहां पर ये भी उसी वैल्यू ऑफ जी के साथ नीचे फॉल होगा, ये भी उसी वैल्यू ऑफ जी के साथ नीचे फॉल होगा। बाकी देख लेते हैं इसमें मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी बाई एम, मैस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है बी वाला ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। पोटेंशियल एनर्जी ये mgh होती है, इसमें भी mr है। जब m चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, इसका मतलब है सी वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इसमें भी मैस आ रहा है।
तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो पता ये चला कि जो ऑप्शन बाकी बचा है दैट इज द करेक्ट आंसर। और यहां पर मैंने आपको बता भी दिया है, जब दोनों सेम वैल्यू ऑफ जी के साथ फॉल होंगी, ऑब्वियसली मोशन अंडर द ग्रेविटी हो रहा है, यहां पर दोनों सेम वैल्यू ऑफ जी के साथ नीचे आएंगी, यानी दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। जब एक्सेलरेशन सेम होगी तो यही वाला फिर ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, और बाकी किस तरह से इनकरेक्ट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 4.3, अ बॉडी एट रेस्ट में है। कहता है कि जो बॉडी रेस्ट पर होगी उसके पास इसमें से कौन सी क्वांटिटी हो सकती है। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जब बॉडी रेस्ट पर होगी ना तो वो कोई डिस्टेंस कवर करेगी ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट होगी। जब डिस्टेंस जीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो स्पीड और वेलोसिटी तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगी, क्योंकि स्पीड क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस जीरो होगा स्पीड जीरो हो जाएगी। और वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। और जब वेलोसिटी जीरो होगी तो मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी होता है, v जीरो पुट करेंगे तो p भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि वेलोसिटी भी जीरो होगी, स्पीड भी जीरो होगी और मोमेंटम भी जीरो होगा। पीछे कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कोई भी बॉडी रेस्ट पर होगी तो वो पोजेस कर सकती है। देखें अगर मैं इस मार्कर को यहां पर होल्ड करके रखता हूं तो बताइए ये रेस्ट पर है या मोशन में है, रेस्ट पर है। लेकिन अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये किधर जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है, और वो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है कि जो बॉडी रेस्ट पर है उसके पास एनर्जी हो सकती है। तो इट्स मीन डी वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 4.4, द हाइट अबव द ग्राउंड ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग वेरीज फ्रॉम 0.5 मीटर ऑफ हिज लोएस्ट पॉइंट टू 1.5 मीटर एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। मान लीजिए यहां पर ये ग्राउंड है और एक स्विंग है जिसको हम झूला कहते हैं, जिसके ऊपर झूलते हैं इस तरह से, बिल्कुल जिस तरह सिंपल पेंडुलम का मोशन होता है। तो मान लीजिए यहां पर ये कोई चेयर अटैच्ड है जिसमें वो चाइल्ड बैठा हुआ है, प्रेजेंट है वो चाइल्ड। अब ये झूला क्या करेगा, जब झूलेगा तो ऐसे ऐसे मूव करेगा। कैसे करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो इस केस में क्वेश्चन में कहता यह है कि अगर दरमियान में है तो इसकी जो लोएस्ट हाइट होगी डेट विल बी 0.5 मीटर। कितनी होगी, 0.5 मीटर। और अगर इसकी हाईएस्ट पॉइंट पर हाइट को मापा जाए, हाईएस्ट पॉइंट कौन से होंगे, एक ये वाला पॉइंट होगा और एक ये वाला पॉइंट होगा। तो यहां से यहां तक जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 1.5 मीटर। अगर यहां से लेंगे वो कितनी होगी, दिस विल आल्सो बी 1.5 मीटर। तो इसका मतलब है जब ये लोएस्ट पॉइंट पर होगा तो जो हाइट होगी डेट वुड बी 0.5 मीटर, जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो 1.5 मीटर। कहता यह है कि मैक्सिमम स्पीड फाइंड करके दीजिए चाइल्ड की। ऑब्वियसली जब इस तरह से मूव कर रहा है तो कोई ना कोई मैक्सिमम स्पीड होगी। अब कहता यह है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, इनमें से आपने बताना है। देखें 1.5 मीटर पर सेकेंड, 4.4 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड, यह डिपेंड्स अपॉन चाइल्ड मैस। अब मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट लेक्चर में बताया था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। वहां पर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब इस तरह का मोशन आ जाता है तो उस केस में हम वर्क, एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर के कंसेप्ट यूज करते हैं। इसमें अब इक्वेशन ऑफ मोशन वाले कंसेप्ट को यूज तो कर सकते हैं, लेकिन बार बार इक्वेशन ऑफ मोशन को कौन सॉल्व करे, दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो यहां पर फिर हम करते इस तरह से हैं कि चेंज इन हाइट को डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों अगर हम यहां पर चेंज इन हाइट को डिस्कस करें तो डेट वुड बी डेल्टा एच इज इक्वल टू 1.5 मीटर माइनस 0.5 मीटर, दिस विल बी इक्वल टू 1 मीटर। तो फिर एनर्जी मेथड से इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी मैंने इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी वाले आर्टिकल में थोड़ा सा कंसेप्ट दिया हुआ है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब ये नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक में चेंज होगी, यहां पर आके फिर पोटेंशियल, दरमियान में काइनेटिक, इधर पोटेंशियल, काइनेटिक, पोटेंशियल, काइनेटिक। इसका मतलब है कि यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में और यहां पर आके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर थी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पे आके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई है, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो मैं ये लिख सकता हूं हाफ mv² इज इक्वल टू mg डेल्टा h, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन
काइनेटिक एनर्जी। अगर दोनों तरफ m से डिवाइड कर दें तो बाकी क्या बचेगा, हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू g डेल्टा h, यही बचेगा क्योंकि दोनों तरफ m है तो m को दोनों तरफ आप डिवाइड कर दें इक्वेशन की दोनों साइड्स पर। तो यहां से v स्क्वायर कितना निकल कर आएगा, 2g डेल्टा h, और v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g डेल्टा h। अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो किस तरह से करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी की कितनी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डेल्टा एच की क्या वैल्यू है, डेट इज 1 मीटर। यहां पर अगर आप इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो आंसर कुछ इस तरह से निकल कर आता है 4.4 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहां से अगर आप यूनिट कैलकुलेट करें तो वो मीटर पर सेकेंड आएंगे। तो यहां से ढूंढिए फिर 4.4 किधर है, तो बी वाले ऑप्शन में 4.4 नजर आ रहा है, तो इट्स मीन बी वाला ऑप्शन यहां पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 4.5, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। कहते हैं कि एक बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है। अब इस केस में कहता है कि वो फॉल बैक होगी, यानी वापस नीचे आएगी। थ्रो किया गया है, वापस नीचे आएगी। अब किसी बॉल को अगर मैं ऊपर थ्रो करता हूं तो नीचे उसको कौन लेकर आता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लेकर आती है। तो यहां पर भी ऑब्वियसली ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करेगी। कहता है कि उस केस में फिर फोर्स कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स होगी, यानी इस केस में बॉल ऊपर गई फिर बॉल नीचे आई, तो इस केस में कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगी। अब मैंने आपको कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ाई हुई है और फिर कंजर्वेटिव फोर्स की आपको एग्जांपल्स भी बताई हुई हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं, कौन कौन सी नॉन कंजर्वेटिव। अब इस तरह के एमसीक्यू को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। देखो यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पूछ रहा है, तो अगर आपको एग्जांपल्स याद होंगी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की तो आप जल्दी से ढूंढ लेंगे कि इनमें से कौन सी एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्स की, उसको टिक कर देंगे, बाकी नॉन कंजर्वेटिव हो जाएंगी। और कंजर्वेटिव फोर्स की अगर डेफिनेशन से आप देखना चाहते हैं फिर भी देख सकते हैं, ऐसी फोर्स जो जब वर्क डन करती है तो वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता और अलॉन्ग ए क्लोज पाथ जीरो होता है, ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस केस में जस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो फोर्स है जिसका वर्क डन अलॉन्ग ए क्लोज पाथ जीरो होता है और पाथ पर डिपेंड नहीं करता। देखिए एयर रेजिस्टेंस क्या है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव है। कंटैक्ट फोर्स विद हैंड भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका मतलब यह है कि जस्ट ग्रेविटी ही ऐसी फोर्स है जो कि इस सिनेरियो में कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 4.6, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन लीनियर मोशन द वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू। पहले तो देखना पड़ेगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल होता क्या है। ऑलरेडी मैंने आपको इस पर डिटेल लेक्चर दिया हुआ है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो ये तो सीधा सीधा थ्योरी से एमसीक्यूज है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला ऑप्शन क्या होगा, ये ठीक होगा। तो ए वाले ऑप्शन को एनसर्कल कर देंगे। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 4.7, पावर ऑफ ए लैंप इज 6 वाट। कितनी है पावर, 6 वाट पावर है। P इज इक्वल टू 6 वाट। देन हाउ मच एनर्जी डज ए लैंप गिव आउट इन 2 मिनट्स, यानी टाइम जो हमें दिया हुआ है डेट इज 2 मिनट। अब इसको पहले ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जो भी फिजिक्स का फार्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करने से पहले आपने लाजमी तौर पर उन सब क्वांटिटीज को ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर अब ये जो क्वांटिटी है टाइम, ये आपको ऐसा यूनिट में नहीं दी हुई, मिनट में दी हुई है। इसको सेकंड में कन्वर्ट करें, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड, दिस इज इक्वल टू 120 सेकंड। अब कहता क्या है कि निकालना क्या है, हाउ मच एनर्जी, इसका मतलब है कि हमने एनर्जी निकालनी है। पावर का आपने एक फार्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू W/T, कि कितना वर्क डन हुआ है कितने टाइम में, ये क्या बताता है कि पावर कितनी है। तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। इसका मतलब है वर्क की जगह पर हम एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो किस तरह से हो जाएगा, P इज इक्वल टू E/T, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, कैपेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क या एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। तो फिर एनर्जी या वर्क जो भी लिखें एक ही मफहूम रहेगा क्योंकि डायमेंशंस और यूनिट दोनों केसेस में सेम रहेंगे। तो यहां से अब अगर एनर्जी फाइंड करें तो E इज इक्वल टू PT होता है। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर कितनी है 6 वाट, 6 वाट मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 120 सेकेंड। अगर इसको आप सॉल्व करें तो आंसर निकल कर आता है 720 जूल। तो यहां से फिर कौन से वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये दिया हुआ है 720 जूल, तो इसको एनसर्कल कर दीजिए कि 720 जूल वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है 4.8, अ ड्राई बैटरी कैन डिलीवर
3000 जूल ऑफ एनर्जी टू ए 2 वाट स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर। एक छोटी सी इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर 2 वाट है। यहां पर इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। पावर कितनी है, 2 वाट है। तो ड्राई बैटरी कितनी डिलीवर कर रही है एनर्जी, डेट इज 3000 जूल। तो एनर्जी कितनी है, 3000 जूल। अब जब वो 2 वाट स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर को 3000 जूल एनर्जी दे चुकती है, यानी डिलीवर कर चुकती है, तो उसके बाद बैटरी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। अब कहता है कि कितने मिनट के लिए वो स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर रन की है, चली है। तो हमने टाइम निकालना है और वो भी मिनट्स में निकालना है। तो टी कैसे निकालेंगे, देखें पावर एनर्जी गिवन है, टी फाइंड करना है। तो टी इज इक्वल टू ई और पी हो जाएगा। तो किस तरह से लिखेंगे, टी इज इक्वल टू ई और पी। ई की वैल्यू पुट करें 3000 जूल डिवाइडेड बाय पी कितना है, 2 वाट। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करें तो डेट इज 1500। कितना बनता है, 1500। और ये सेकंड आएगा यूनिट इसके साथ। अगर जूल ओवर वाट को आप सॉल्व करें तब भी सेकंड ही आता है। तो यहां से अब हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। मिनट्स में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि 1500 को 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो 1 सेकंड में फिर कितने मिनट होंगे, 1 आवर 60 मिनट। तो इसका मतलब है कि इसको हमें 1 आवर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टी इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर 60 लिखें या आवर 60 लिखें, तो ये मिनट में निकल कर आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो आंसर आता है 25 मिनट। यहां से ढूंढें 1500 मिनट, 100 मिनट, 50 मिनट, 25 मिनट। तो यहां से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 25 मिनट वाला। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, धड़ाम से 1500 मिनट लगा देते हैं। भाई 1500 सेकंड आ रहा है, क्वेश्चन वो कह रहा था कि मिनट्स वाला टाइम चूज करें, तो 25 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 4.9। The kinetic energy acquired by a mass m after traveling a fixed distance from rest under the action of a constant force is directly proportional to। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस एमसीक्यू की स्टेटमेंट को समझना है और साथ के साथ इसको इंटरप्रेट करते जाना है फिजिक्स की फॉर्म में। किस तरह से करना है, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय मैस m, यानी यहां पर कह रहा है कि मैस m, कोई बॉडी है जिसका मैस स्मॉल m है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है, काइनेटिक एनर्जी आ गई है। लेकिन उससे पहले क्या था, आफ्टर ट्रेवलिंग ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट, पहले रेस्ट पर थी, जब ट्रेवल किया है, मूव किया है, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई है। इसका मतलब है जब पहले रेस्ट पर थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 थी। तो फिर यहां पर लिख देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल वाली है डेट इज 0। फिर उसने एक्वायर की, उसने क्या किया, एक्वायर की, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये कुछ ना कुछ होगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। अब देखिए बॉडी को मूव किसने कराया है, वो जो डिस्टेंस कवर कराया वो किसने करवाया है, कांस्टेंट फोर्स ने करवाया है। किसने करवाया है, कांस्टेंट फोर्स। तो मान लीजिए वो कांस्टेंट फोर्स कौन सी है, डेट इज एफ। और बॉडी ने क्या किया है, डिस्टेंस भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कवर किया आफ्टर ट्रैवलिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस। तो फिक्स्ड डिस्टेंस को हम कह देते हैं डी। अब जो कुछ हमने यहां पर लिखा है अगर उसको ऑब्जर्व करें तो ये सीन थोड़ा थोड़ा वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहां पर W किसकी इक्वल होगा, जब कांस्टेंट फोर्स ने वर्क डन किया है तो फिर वर्क डन को हम लिख सकते हैं FD। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ही अलॉन्ग हो तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो कुछ होगी, इनिशियल हमने कह दिया कि वो 0 है, इनिशियल क्या है 0, तो -0। यहां से फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली कितनी आ जाएगी, जो बॉडी ने एक्वायर की है वो वाली काइनेटिक एनर्जी दैट इज FD। देखिए पहले वो रेस्ट पर था लेकिन जब उसने मूव किया तो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ मास, यानी अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है जो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और वो वर्क एनर्जी थ्योरम बता रहा है कि FD के इक्वल है। अब कहता यह है कि वो काइनेटिक एनर्जी जो उस मास ने एक्वायर की है वो डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ m के, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ m के, सिर्फ m के या इंडिपेंडेंट ऑफ m। तो देखिए यहां पर क्या आपको कोई फैक्टर m का नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी उसने एक्वायर की है ये इंडिपेंडेंट ऑफ m है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने यहां पर स्टूडेंट्स को टेस्ट में दिया, ये वाला एमसीक्यू। तो एक स्टूडेंट ने धड़ाम से उसका आंसर
m लगा दिया। मैंने पूछा भाई क्यों लगाया आपने, तो कहने लगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² हुई है, तो यहां से फिर लगाया कि m पे डिपेंड करता है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी m के। तो यहां पर स्टेटमेंट को आपने सबसे पहले समझना है, ऐसे ही m नहीं लगा देना। स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, समझना है। स्टेटमेंट कह रही है कि काइनेटिक एनर्जी उसने एक्वायर की है, पहले 0 थी, डिस्टेंस d ट्रेवल किया है और कांस्टेंट फोर्स भी लगी है। तो इस सारे सिनेरियो को कंसिडर करते हुए आपने आगे चलना है। तो ये वाला फार्मूला आपको बताएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही है। यहां पर कांस्टेंट फोर्स है, उसने खुद कह दिया है, फोर्स भी वेरिएबल नहीं है। जब कांस्टेंट फोर्स है तो इसका मतलब है फोर्स की कोई वैल्यू होगी, और डिस्टेंस भी कहता है कि फिक्स्ड डिस्टेंस है। जब डिस्टेंस भी फिक्स्ड है, फोर्स भी फिक्स्ड है, तो डायरेक्टली हम इसे पुट करके काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, इंडिपेंडेंट ऑफ m। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 4.10। अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, साथ के साथ लिखते जाते हैं। डिस्टेंस कितना है जी, 10 मीटर है, और फिर कहते हैं अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, तो 5 न्यूटन फोर्स है, इट्स मीन कांस्टेंट फोर्स है, F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। कहते हैं स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में हो रही है, और फोर्स लग रही है उसके ऊपर 5 न्यूटन। फोर्स किस तरह से लग रही है आगे बताएगा। कहते हैं कि जो वर्क डन हुआ है डेट इज 25 जूल। वर्क डन कितना हुआ है, 25 जूल। यहां पर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुई है, डी वेक्टर किधर है, इस तरफ है। इफ द वर्क डन इज 25 जूल, वर्क डन अगर 25 जूल है, तो एंगल विच द फोर्स मेक, इसका मतलब है कि फोर्स कोई ना कोई एंगल बना रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ, एफ वेक्टर। जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बनाती है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं वर्क का, डेट इज W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो यहां से क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा, और ये कांस्टेंट फोर्स के लिए, फोर्स बिल्कुल कांस्टेंट है, 5 न्यूटन फोर्स है। तो यहां से हमने निकालना क्या है, द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन सी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसके अलांग वो मूव कर रहा है। हमने एंगल थीटा निकालना है जो फोर्स एफ बनाएगी इस डी के साथ। इसका मतलब है यहां से कास थीटा को सेपरेट कर लें और डब्ल्यू को एक तरफ लिख लें, एफ डी नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर अगर वैल्यूज पुट करें तो कास थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू की क्या वैल्यू है 25 डिवाइडेड बाय फोर्स की क्या वैल्यू है डेट इज 5, एंड डिस्प्लेसमेंट की क्या वैल्यू है डेट इज 10। तो 5 5 आर 25, और यहां से क्या आएगा 5/10। कितना बनता है 1/2। कास थीटा इज इक्वल टू 1/2। देखिए यहां से 5 2 10 होता है, तो 1/2 आ जाएगा। अब यहां से थीटा निकालना है, थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स ऑफ 1/2। देखिए कास इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है, ये आता है 60 डिग्री के इक्वल। आप जनरली कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कास थीटा और साइन थीटा की कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, जैसे कास 30 है, कास 60 है, कास 90 है, कास 45 है, इनकी वैल्यूज अक्सर स्टूडेंट्स को याद होती हैं और याद होनी भी चाहिए, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं तो। इस केस में फिर एक्चुअली देखने का तरीका कार क्या होता है, देखो कास थीटा में थीटा कितना होता है तो 1/2 आता है। एक्चुअली ये यहां पर अगर थीटा को 60 कर दो तो 1/2 आएगा, इसका मतलब है कास इनवर्स ऑफ 1/2 60 डिग्री के इक्वल होता है। अगर नहीं समझ आ रही तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करो और टिक लगाओ आंसर पे। तो यहां पे फिर 60 डिग्री वाला कौन सा ऑप्शन है, इन चारों में से ढूंढे तो सी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट बनता है। फाइनली आज के लेक्चर में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और याद रखें कि जो एक्सरसाइज में दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो कि हम इस लेक्चर सीरीज को यानी क्लास 11 की बुक को कंप्लीट करने के बाद स्टडी करेंगे, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज चैप्टर के अंदर से भी आते हैं और कुछ एक्सरसाइज वाले पेपर में आ जाया करते हैं। तो आपने हर तरह के एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इससे आपने वो लेक्चर भी मिस नहीं करना। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दे, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।